नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 3 का पार्ट 11 करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जर्नल, लेजर, थोड़ा बहुत ट्रायल बैलेंस, ज़्यादा लेजर भी नहीं पढ़ा, ज़्यादा ट्रायल बैलेंस भी नहीं पढ़ा, लेकिन जर्नल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लेजर भी समझ लिया था जर्नल से, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट के जो गोल्डन रूल थे वो भी सीखा था। तो बहुत सारी बातें हमने इसमें सीख ली हैं लगभग अभी तक के 10 पार्ट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये जो आपकी सब्सिडरी बुक होती हैं, कैश बुक या सब्सिडरी बुक, इस टॉपिक को हम यहाँ पर अब कवर करेंगे। ओके, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं कैश बुक पर। कहाँ पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स? कैश बुक पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक क्या होती है, उसके टाइप्स देखेंगे और साथ ही साथ में सिंगल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देखेंगे। ओके, तो कैश बुक क्या होती है, थोड़ा पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कैश बुक बहुत आसान सी चीज़ होती है और कैश बुक अच्छे से समझे रहेंगे तो अगला चैप्टर BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको मदद भी करेगी। तो हम उसी क्रम में चलेंगे। अकाउंटिंग एंड कॉलमर अकाउंटिंग मैकेनिक्स, मतलब वही अकाउंटिंग में जो कॉलम बेस्ड अकाउंटिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसी से ही आपका कैश बुक सामने निकल करके आता है। तो देखो, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जब बिजनेस का छोटा साइज होता है तब तो भाई चलो ठीक है, एक छोटी सी जर्नल बुक बना ली और उसमें सारी एंट्री लिखने शुरू कर दी। लेकिन सोचो, एक बिजनेस है, इसकी 10,000 रोज की ट्रांजेक्शन, 10,000 ट्रांजेक्शन रोज हो रही हैं, तो उसके लिए फिर एक जर्नल बुक बनाना मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज इट बिकम नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में जो है रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो जर्नल होती है उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल सब जर्नल्स में। ओके, तो जो जर्नल होती है उसको सब जर्नल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। कुछ सब्सिडरी बुक के नाम ये दिए हुए हैं आपको। देखिए, कैश बुक यहाँ पर आती है, ये जर्नल की ही सब्सिडरी है। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई जर्नल हमारा बहुत हैवी हो रहा था, हम सारी ट्रांजेक्शन उसमें नहीं लिखना चाहते थे, तो हमने इसको फर्दर जो है डिवाइड कर दिया कि भाई चलो जो ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड होगी इस बुक में, इससे रिलेटेड इस बुक में, इस तरीके का हमने एक कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ। तो देखो, एक कैश बुक बन गई। जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, कैश निकालना, कैश डालना, ठीक है, उसके बाद में कैश की खरीद, कैश की बेच, ये सारा कैश में हो जाता है। परचेज बुक में हम जो परचेजिंग करते हैं, लेकिन कैसे? क्रेडिट पर, यानी उधारी वाली परचेजिंग इसमें लिखी जाती है। अगर नगद में परचेज करेंगे तो वो फ्रेंड्स कैश बुक में आ जाएगी। कैश इन्वॉल्व हो गया ना, जहां कैश इन्वॉल्व है वहां कैश बुक। अगर उधारी पर, जैसे राम से 5,000 रुपए का सामान उधार खरीद लिया, तो वो कहां जाएगा? परचेज बुक में। राम से 5,000 रुपए देकर नगद खरीद लिया सामान, वो कहां जाएगा? कैश बुक में, क्योंकि 5,000 रुपए नगद जा रहे हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? सेल्स बुक में जो चीजें हम क्रेडिट पर बेचते हैं, जैसे हमने श्याम को 5,000 रुपए का सामान क्रेडिट पर बेच दिया कि जाओ भैया ले जाओ, जब बेच देना तो हमें दे देना आकर के। तो अगर क्रेडिट पर कोई सेल करते हैं तो सेल्स बुक में लिखेंगे। अब सोचो, कोई सामान बेचा और 500 रुपए नगद दिया, 500 रुपए का सामान बेचा और 500 रुपए कैश मिल गए, तो उसकी एंट्री कहां करेंगे? कैश बुक में कर देंगे। तो क्रेडिट पर खरीदारी परचेज बुक में, क्रेडिट पर बेचने का काम सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, जो कुछ भी परचेज का रिटर्न होगा वो यहां पर आएगा, जो सेल्स का रिटर्न होगा वो यहां पर आएगा। और इसके बाद में जो अगर कुछ बच जाए तो वो सारी चीजें जर्नल प्रॉपर में आ जाती हैं बेसिक। ठीक है, समझ गए? तो मतलब जो जर्नल है उसको भी फर्दर हमने जर्नल प्रॉपर मिला दिया भैया, जो इन किसी भी बुक में नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में चला आता है। ठीक है, यहीं से ही कैश बुक आपकी सामने निकल करके आती है। मैं बस बताना क्या चाहता हूं कि हम कैश बुक पढ़ने जा रहे हैं, पर क्यों पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे रीजन यही है कि जो जर्नल है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया और हमें कैश बुक की जरूरत महसूस हुई, इसलिए कैश बुक हमने बना डाली। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे कैश बुक के बारे में। थोड़ा पहले थ्योरी देखते हैं। तो कैश बुक में बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस कंसर्निंग ओनली कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट। रिसिट का मतलब कैश का रिसीव होना, हमने कैश रिसीव किया, कैश रिसिट हो गई, हमने कैश की पेमेंट की, कैश का पेमेंट हो गया। तुम बाजार गए, तुमने कोई सामान खरीदा और 100 रुपए दे दिए, तो कैश की पेमेंट हो गई, नगद दे दिया। तुमने कोई सामान खरीदा, 100 रुपए दे दिया, या तुमने कोई सामान बेचा, 100 रुपए ले लिया, 200 रुपए ले लिया। तो जो कैश मिल रहा है या कैश जा रहा है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, उसी से ही कंसर्न होती है हमारी कैश बुक। बस
कैश से ही रिलेटेड काम इसमें होगा, बाकी चीजों को ये कंसर्न नहीं करती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन कैश बुक ऑल द ट्रांजेक्शन दैट इज रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड एज सुन एज दे टेक प्लेस। मतलब वही फिर से बात करें, जितनी भी ट्रांजेक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व होगा, चाहे हम कैश को रिसीव करें और चाहे कैश की पेमेंट करें, कैश किसी को दें, तो ये सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड हो जाती हैं किसमें, कैश बुक के अंदर में, ठीक है। तो कैश बुक इज इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। तो कैश बुक जो होती है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल अकाउंट के जैसा ही रूप लेती है। तो कैश बुक जैसे अकाउंट का कैसा कॉन्सेप्ट होता है, इधर में डेबिट होता है, इधर में क्रेडिट होता है, बिल्कुल वही जैसे एक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरीके से कैश बुक भी एक अकाउंट होती है और एक्चुअली ये सर्व करती है पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। ओके, तो अगर आपने लेजर जब सीखा था तो वहां देखा होगा हमने कैश का एक अकाउंट मेंटेन किया था, कैश का अकाउंट मेंटेन करके मैंने आपको दिखाया है। तो वही कैश अकाउंट का पर्पज पूरा कर देती है कौन, कैश बुक। तो कैश बुक कैश अकाउंट का पर्पज भी हमारा पूरा कर देती है। अब इसमें भी अकाउंट हो गया, तो अकाउंट में दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ऑन द डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, ऑल रिसिट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। अब देखो डेबिट साइड में यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, देखो यहाँ डेबिट साइड है, यहाँ पर क्रेडिट साइड है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने पेमेंट की है वो लिखेंगे, कि जो हमें पैसा रिसीव हुआ है वो लिखेंगे। तो देखो ये है कैश, हमारा कैसा अकाउंट होता है फ्रेंड्स, कैश हमारा रियल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट वो करेंगे जो आएगा, यानी अगर पैसा आएगा, कैश मुझे रिसीव होगा, अगर मुझे कैश मिलता है, रिसीव होता है, तो उसकी हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी अगर रिसीव हो रहा है, पैसा मिलेगा डेबिट साइड में। पैसा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हमारा पैसा हमारी जेब से जा रहा है, जेब इन द सेंस ऑफ बिजनेस से जा रहा है, तो अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, तो जो पेमेंट मिलेगी, मतलब जो हम पेमेंट करेंगे, यानी पैसा जाएगा, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर पैसा आएगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब ये चाहे याद रखो चाहे समझ लो, जैसे तुम्हें समझ में आए, ये जरूरत पड़ेगी। कैश बुक में सारा खेल इसी बात का ही होना है, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब पैसा आया प्लस, और क्रेडिट साइड मतलब पैसा गया माइनस, ठीक है। यानी कि पैसा जाएगा तो क्रेडिट करिएगा, पैसा आएगा तो डेबिट करिएगा, ठीक है। ये बैंक की पासबुक जो होती है उसमें जस्ट उल्टा होता है, ध्यान दो। अगर बैंक की पासबुक में ध्यान करो, बैंक की पासबुक में क्या होता है, अगर हमारे खाते में पैसा आता है तो उसे क्या बोलते हैं कि इतना रुपए क्रेडिट हो गया, और पैसा हमारे खाते से जाता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो पैसा जाता है तो डेबिट करते हैं, यहाँ देखो पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं, ये उल्टा चलता है। फिलहाल हम याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, हम इसे रियल अकाउंट के थ्रू याद रखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। देखो जितनी भी रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड while on the credit side the payment of recorded all the। देखिए ऑन द डेबिट साइड, देखो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, जितना भी कैश का रिसिट हो रहा है, जितना भी कैश हमें मिल रहा है। क्यों हम रिसिट क्यों लिख रहे हैं डेबिट साइड में, क्योंकि कैश जो है एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब जो पैसा आ रहा है, रिसिट हो रही है, पैसा आ रहा है, तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, करेक्ट। तो डेबिट साइड में जो पैसा आएगा प्लस होगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो भी पेमेंट होती है, ऑल द पेमेंट, जितना भी पैसा हमारी जेब से या बैंक से, या बैंक से नहीं, जेब से नहीं, हमारी बिजनेस से जितना भी पैसा जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ओनली अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द लेजर बिकॉज द अदर एस्पेक्ट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन है जिसमें फर्नीचर है और दूसरा कैश है, ठीक है, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन है। तो क्या होगा कि जो फर्नीचर अकाउंट है, ये वाली डिटेल हम कहाँ ले जाएंगे, ये वाली डिटेल हम ले जा करके फर्नीचर वाले लेजर अकाउंट में मेंटेन करेंगे, लेकिन जो दूसरा कैश वाला एस्पेक्ट है उसको कहाँ नोट डाउन करेंगे, उसको ले जा करके कैश बुक में मेंटेन करेंगे, ये कहा जा रहा है। ओके, तो क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश अगर है तो उसमें सिंगल एस्पेक्ट को ही लेजर में डिनोट किया जाता है। लेजर में सिर्फ एक एस्पेक्ट, फर्नीचर को ही ले गए हम, कैश वाले एस्पेक्ट को लेजर में ना ले जा करके उस चीज़ को कैश बुक में ले जा करके मेंटेन कर देते हैं, उस लेजर में नहीं मेंटेन करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से कैश बुक बनी पड़ी है,
कैश बुक अलग से बनी हुई है, तो ऐसे में हम उसे लेजर में मेंटेन नहीं करते हैं। बात समझे? पहले क्या था, जब हमने जर्नल से लेजर सीखा था तो हमने देखा था कि कैश बुक के लिए भी हम कैश के लिए भी एक कैश अकाउंट बना लेते थे, लेकिन यहाँ बात बढ़ गई कि नहीं, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेजर में कैश अकाउंट का जिक्र ही नहीं करेंगे, लेजर में नल बना करके हम कैश बुक अलग से कैश के लिए पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर के आएंगे। ठीक है, कैश बुक दस सर्व्स द पर्पज ऑफ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एज वेल एज ऑफ अ लेजर अकाउंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कैश बुक होती है फ्रेंड्स, वो दोनों पर्पज हमारे सॉल्व करती है, जर्नल का भी काम करती है और लेजर अकाउंट का भी काम करती है। ओके, जर्नल का भी काम करेगी और लेजर का भी काम करेगी। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार एंट्री ओरिजिनली जर्नल में ही मेंटेन करी जाती है, इसीलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है जर्नल को। अगर एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ बातें आपको समझ में आई कैश बुक के बारे में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके फीचर देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अ कैश बुक हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। कैश बुक की कुछ खासियत होती है, इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट यानी उधारी पर खरीदना या उधारी पर बेचने को हम यहाँ पर नोट डाउन नहीं करते हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। ये बात हम देख ही चुके हैं कि भाई ये जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। ऑल द कैश रिसिट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा आएगा, रिसिट आएगी तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितना भी हमारी जेब से जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो जितना कैश आता है डेबिट साइड में और जितना कैश जाता है उसे क्रेडिट साइड में निकलते हैं, लिखते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट यानी कैश वाला एस्पेक्ट लेता है, बाकी दूसरा चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे रेंट हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ कैश वाला एस्पेक्ट लेगा बस। ओके, ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द कैश बुक। जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं कैश से रिलेटेड उनको क्रोनोलॉजिकल यानी क्रमानुसार, है ना, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है जैसे 1980 में, फिर 1990 में, फिर 2000 में, है ना, फिर 2005 में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब जिस क्रम में घटनाएं हो रही हूँ उसी क्रम में नोट डाउन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो केवल ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड होती है उनको रिकॉर्ड करेंगे। ये जर्नल और लेजर दोनों का काम एक साथ करता है। डेबिट साइड में जो पेमेंट मिलती है, जो पैसा आता है उसको डिनोट करते हैं, और जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड में डिनोट करते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट जो कैश से रिलेटेड होता है वही डिनोट होता है, और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं कैश से रिलेटेड उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने आपको बताया, देखो बिजनेस अगर छोटा है तब तो भाई जर्नल बना लो, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो जर्नल को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक। और चैप्टर का नाम भी आपका यही है, देखिए, है ना, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, है ना, मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स। तो ये यही है, सब्सिडरी बुक बनती है। सब्सिडरी बुक में बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, कैश बुक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो इसमें हमने देखा कैश में कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में क्रेडिट वाले परचेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कैश चूंकि यहाँ जा चुका है तो परचेज में सिर्फ कैश जो है क्रेडिट वाला, सेल्स में क्रेडिट वाला, परचेज रिटर्न में क्रेडिट वाला, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट वाला। कैश से रिलेटेड सारा चीजें कैश बुक में आ जाएंगी, और इन बुक में जो नहीं आता है उसको जर्नल प्रॉपर में डिनोट कर दिया जाता है। जो इनमें नहीं आता उन्हें जर्नल प्रॉपर में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बात बढ़ती है और कैश बुक के बारे में हमने देखा। तो कैश बुक एक अकाउंट होता है। बेसिकली क्या होता है? एक अकाउंट होता है जिसमें हम कैश रिसिट और कैश पेमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको जैसे ही वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करती हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड पेमेंट हो चाहे कैश से रिलेटेड रिसिट हो, उनको डिनोट कर लिया जाता है। कैश बुक एक तरीके का अकाउंट होता है और ये कैश अकाउंट का पर्पज सॉल्व करता है। हमारा किस काम आता है? कैश अकाउंट का। यानी कैश बुक और कैश अकाउंट अगर कहा जाए तो दोनों एक ही बात हम मान सकते हैं। इसमें दो साइडें होती हैं, जैसे हर अकाउंट में दो साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जो पैसा आएगा। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जो पैसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें कैश ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट हम डिनोट करते हैं कैश बुक में, वो कैश से रिलेटेड। बाकी दूसरा एस्पेक्ट लेजर में जाकर के डिनोट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि मान लीजिए फर्नीचर है या मशीनरी है, कोई मशीनरी आपने करी, मशीनरी बेची, तो मशीनरी बेची बदले में 5000 कैश मिला, तो कैश वाला जो 5000 है वो कैश बुक में, और मशीनरी जो बेची है उसको मशीनरी वाले अकाउंट में जाकर के लेजर में मेंटेन करेंगे। कैश बुक दो पर्पज सॉल्व करती है हमारा, लेजर और जर्नल दोनों का काम करती है। ठीक है,
और ये जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैश बुक की कुछ खासियत होती है। कैश बुक की क्या खासियत होती है? केवल कैश ट्रांजेक्शन को डिनोट करेंगे। ये जनरल लेजर दोनों का काम करती है। उसके बाद में कैश रिसिप्ट को डेबिट साइड में, यानी कि कैश जो रिसीव होगा, कैश जो मिलेगा वो डेबिट साइड में, और कैश जो पे करेंगे वो हम क्रेडिट साइड में। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट साइड में लिखो, जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें केवल एक एस्पेक्ट को डिनोट किया जाता है, दैट इज कैश एस्पेक्ट। उसका जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैश बुक कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की होती है, लेकिन हमने 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथी इसमें एक और आ जाती है पिटी कैश बुक। ओके, तो हमें सबके बारे में पढ़ना है यहाँ। सिंगल कॉलम कैश बुक यानी एक ऐसी कैश बुक जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। एक कॉलम में कैसे बनेगा? एक कॉलम मतलब मैं दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रोफार्मा है। तो देखो भाई, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, आर नंबर का मतलब फ्रेंड्स रिसिप्ट नंबर है, और यहाँ पर बी आर नंबर का मतलब बाउचर नंबर होता है। ओके, बाउचर नंबर। तो देखो यहाँ पर, और उसके बाद में कैश। तो ये मात्र एक कॉलम है जो हमारे काम का है। बाकी देखो डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई, किस वजह से ट्रांजैक्शन हुई, लेजर का फोलियो क्या है, रसीद का नंबर क्या है, वो उसी ट्रांजैक्शन को पर्टेन कर रहा है। यहाँ कैश कितना, 200 रुपये। तो अपने काम की केवल एक ही कॉलम यहाँ पर आया। सिमिलरली इधर भी एक ही कॉलम अपने काम का रहता है। बाकी ये सारी चीज़ें रहती ही रहती हैं, वो होंगी हर एक में, ठीक है। यहाँ जब भी कैश रिसीव होगा हमको, तो उसके लिए रिसिप्ट नंबर इशू किया जाता है। और जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं किसी को, तो उसके लिए बाउचर बनाते हैं। आप अपनी ब्रांच में बाउचर बनवाते हैं, ध्यान करिए। तो बाउचर बना करके पेमेंट दी जाती है, राइट। कस्टमर आता है, बाउचर भरता है, फिर आप पेमेंट करते हैं उसको, तो वो बाउचर बन जाता है, ठीक है। तो ये बाउचर नंबर नोट कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ एक कॉलम, सिंगल कॉलम क्यों कहा गया, सिंपल या सिंगल कॉलम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है जिसको हम अकाउंटिंग में जो है आगे पीछे करेंगे। बाकी सभी जगहों पर डेट लिख दिया, पर्टिकुलर, ये इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है भैया। जो जोड़ घटा होगा वो इसमें होगा बेसिकली। तो इसलिए इसे सिंगल कॉलम कैश बुक कह देते हैं, ठीक है। फिर आ गई आपकी डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ 2 कॉलम ऐसे होंगे जो काम के होंगे। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम अपने काम के होंगे। होते सब काम के हैं, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको। पिटी कैश बुक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। पिटी कैश मतलब तुच्छ कैश बुक, ऐसी मतलब बेकार सी कैश बुक। ये कहाँ काम आ जाती है? तो देखो ये काम आती है कहाँ पर, हम इस पर भी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। सोचो कि मतलब ऑफिस में रोज कभी चाय मंगवा ली, कभी समोसा मंगवा लिया, कभी आइसक्रीम मंगवा ली हैं, या फिर कभी A4 पेपर मंगवा लिया, कभी 5 रुपए का प्रिंट आउट करवा लिया। तो ऐसे छोटे छोटे जो है, जो तुच्छ श्रेणी के खर्चे हैं, उनको भी अगर हम अपनी कैश बुक में लिखने लगेंगे तो हमारी कैश बुक की भी हालत खराब होने लगेगी, हमारी कैश बुक की भी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कैश बुक में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैश बुक में से कुछ पैसा, मान लो जैसे 2000 रुपये निकाल करके दे दिया गया कैशियर को कि भैया ऐसा है 2000 रुपये तुम लो और तुम अपनी एक पिटी कैश बुक बना लो, एक यानी कि छोटे खर्चों के लिए एक छोटी सी कैश बुक बना लो, महीने भर का अपना हिसाब के लिखते रहो। तो वो लिखता है 12 रुपये की चाय पिलाई दोपहर में, है ना, शाम को 10 रुपये की नमकीन ले आए, ठीक है, उसके बाद में समोसा भी अगले दिन समोसा ले आए 20 रुपये का, फिर कोल्ड ड्रिंक ले आए 50 रुपये की, काइंड ऑफ दैट। वो ऐसे इसको मेंटेन करते हुए आपको पूरा हिसाब दे सकता है। दैट इज पिटी कैश बुक। ओके, तो जब छोटे खर्चों के लिए जो कैश बुक बनाई जाए उसे पिटी कैश बुक कहते हैं। सिंगल कॉलम हमने देख लिया, सिंगल कॉलम में एकमात्र कॉलम कैश का होता है। किसका होता है फ्रेंड? कैश का। आइए देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सिंगल कॉलम हमने, या सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम आपको दिखाई दिया था। डबल कॉलम कैश बुक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक, तो देखो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं कैश बुक में। 3 चीज़ें हैं। पहला, एक तो कैश हो गया फ्रेंड्स, दूसरा बैंक हो गया, और तीसरा डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें महज इस चीज़ को लिया जाता है। अगर सिर्फ कैश का जिक्र है तो उसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक बोल देते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे सिंगल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। लेकिन डबल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें 2 कॉलम होते हैं। 2 कॉलम, अब चूंकि चीज़ें हमारे पास 3 हैं और 3 में से 2 को लेना है तो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये देखिए, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट, और कैश और बैंक। ये 3 चीज़ें हम ले सकते हैं। बात समझ में आई मेरी क्या कह रहा हूँ? कुल मिलाकर के 3 चीज़ें होती हैं। एक फ्रेंड्स कैश होता है, दूसरा बैंक होता है, और तीसरी चीज़ डिस्काउंट होती है, ठीक है। तो एक बार हमने कैश प्लस डिस्काउंट कर लिया, एक बार हमने बैंक प्लस डिस्काउंट कर लिया, एक बार कैश प्लस बैंक कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये भी 3 टाइप की हो जाती हैं, ठीक है। डबल कॉलम रहेंगे। डबल कॉलम कौन कौन से?
एक में ये 2 कॉलम रह सकते हैं, एक में ये 2 कॉलम, एक में ये 2 कॉलम। सवाल ये आपके मन में आएगा सर कि हमको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से हमारे काम का कौन सा है। तो फ्रेंड्स लिख कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप डबल कॉलम कैश बुक बनाइए जिसमें बैंक और डिस्काउंट का या कैश और डिस्काउंट का या कैश और बैंक का कॉलम होना चाहिए। अगर कुछ ना लिखा हो तो उस केस में ये वाला लेना होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है, हमको नहीं बता रहा है, हमको बोल रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है, तो हम यही उठा लेंगे सिंपल सा। अगर लिखा है तो ये तीनों में से जो लिखा हो वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डबल कॉलम में यहाँ पर कैश एंड डिस्काउंट 2 कॉलम हो गए। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम हो गए हमारे कैश और डिस्काउंट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बैंक एंड डिस्काउंट ये 2 कॉलम हो गए। क्रेडिट साइड में भी बैंक एंड डिस्काउंट 2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। डबल कॉलम क्यों कहा जा रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरली कैश और बैंक होता है यहाँ पर भी कैश और बैंक होता है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, मैं बस केवल आपको टाइप बता करके छोड़ दे रहा हूँ। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर कैश और बैंक आता है फ्रेंड तो यहीं पर ही कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है। कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मैं ऐसे जिक्र कर दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गए डबल कॉलम। अब फ्रेंड्स अगर हम इन तीनों को एक साथ रख दें, यानी कि हमने कैश और बैंक और यहीं पर आप जो है डिस्काउंट का भी बना लीजिए यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्काउंट भी बना लीजिए, तो इसे फ्रेंड्स जो है 3 कॉलम कैश बुक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? 3 कॉलम कैश बैंक एंड डिस्काउंट। इसमें तीनों चीज़ें होंगी, कैश बैंक और डिस्काउंट। ये तीनों चीज़ें अगर हो जाए तो उसे हम 3 कॉलम कैश बुक बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिंगल कॉलम कैश बुक आपको क्लियर हो गई, इसमें केवल कैश रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? बैंक, कैश और डिस्काउंट। तो एक बार कैश के साथ डिस्काउंट, एक बार बैंक के साथ डिस्काउंट और एक बार कैश और बैंक। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हैं। और ट्रिपल कॉलम में तीनों एक साथ, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये एक साथ आ जाते हैं। और पीटी कैश बुक मैं आपको समझा चुका हूँ। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ कैश बुक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक हो गई। ट्रिपल कॉलम कैश बुक अभी मैं आपको अगले वाले लेक्चरों में बताऊंगा तो ठीक रहेगा। वैसे मैंने सैंपल आपको दे दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैश बुक में ट्रांजेक्शन डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। अब ये देखो कैश बुक बनी तो है लेकिन ये सिर्फ डेबिट साइड है, ध्यान दीजिएगा। कैश बुक जो हमारी थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है। यहाँ बीचों बीच में इधर डेबिट साइड था और इधर क्रेडिट साइड था। जो कॉलम इधर थे वही कॉलम उधर भी थे, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सिर्फ ये वाला पोर्शन यहाँ आपके सामने है, ठीक है। ये पूरी कैश बुक नहीं है। पूरी कैश बुक में 1 2 3 4 एंड 5 अगर कॉलम है तो 5 यहाँ पर भी होंगे, क्रेडिट साइड में भी 5 और होने चाहिए, लेकिन सिर्फ हम डेबिट साइड का इसलिए ताकि थोड़ा आपको बड़ा दिखे उसके पर्पज से लाए हैं, ठीक है। तो देखो फॉर रिकॉर्डिंग एनी रिसिट, अगर आपको कोई पेमेंट मिलेगी, देखो सिंपल सा मैं आपको बताऊं, इसमें रूल ज़्यादा है नहीं। डेबिट साइड में टू यूज किया जाता है और क्रेडिट साइड में फ्रेंड्स बाई यूज किया जाता है, ठीक। बस सिर्फ इतनी सी बात है। डेबिट साइड में टू शब्द का प्रयोग करेंगे और क्रेडिट साइड में बाई शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब टू प्लस क्या और बाई प्लस क्या, जिस वजह से कैश की पेमेंट हुई है या कैश मिला है उसको लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 7 जनवरी 2022 को कैश रिसिट फ्रॉम रमेश 500 रुपये, हमें राम से 500 रुपये का कैश मिला है, ठीक है। 500 रुपये का कैश रमेश से मिला है तो हमें रिसीव हुआ है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताओ डेबिट व्हाट कम्स इन 500 रुपये आए हैं तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, तो डेबिट साइड में 2 लिखेंगे, ठीक है। 500 रुपये तो हमें मिले हैं, चलो 500 रुपये लिख दिया। 2 किसकी वजह से मिला है? रमेश की वजह से मिला है, तो 2 रमेश 500। ये देखो यही लिखा हुआ है भाई, 7 जनवरी की बात है तो 7 जनवरी की डेट डाल दी, 2 रमेश लिख दिया पर्टिकुलर्स में। 2 क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट साइड में 2 लिखेंगे, अगर उधर की साइड होता क्रेडिट साइड में तो बाई लिखते, ठीक है। रमेश क्यों लिखा? क्योंकि रमेश की वजह से पैसा आया या गया जो भी हुआ है। लेजर फोलियो नंबर डाल दीजिए, रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए और कितना रुपए मिला है वो यहाँ अमाउंट नोट डाउन कर देंगे और आपका ये डेबिट साइड की एंट्री कैश बुक की कंप्लीट हो जाएगी। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बस आपको केवल सिखा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है तो वहाँ पर कोई कीवर्ड हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स? बाई प्लस, जिसकी वजह से कैश आया या गया है। जैसे हमने रेंट पे किया है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का रेंट पे किया है, इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 1000 रुपये हमारी बिजनेस से गए हैं तो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट बाई और किसकी वजह से गया? रेंट की वजह से गया। तो पर्टिकुलर्स में फ्रेंड्स बाई रेंट, डेट आप डाल दीजिएगा जो डेट दे रखी होगी
और यहाँ पर कितना रुपए गया है, 1000 रुपये हमारा चला गया है। बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड में टू यूज करते हैं, डेबिट साइड में टू जिस अकाउंट या जिस वजह से, टू रमेश अकाउंट या जो भी वजह हो, और क्रेडिट साइड में फ्रेंड्स बाई यूज करते हैं, बाई रेंट, बाई फर्नीचर, बाई जो भी हो, ठीक है, वो चीज़ें डिनोट करने का तरीका होता है। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक को बैलेंस किया जाता है, जैसे हर एक अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। आपको याद होगा जब भी यहाँ पर हम लोग जोड़ते थे, पता चला यहाँ 200 रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पता चला कि केवल 100 ही रुपये खर्चा हुआ है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 100 रुपये और लिखते थे, 100 रुपये है ना, यहाँ पर और लिखते थे, बाई बैलेंस CD कैरीड डाउन, ऐसे करके हम डिनोट किया करते थे, है ना। वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझेंगे सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, हमें दोनों साइड का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी टोटल लेना होता है। और टोटल की खासियत ये होती है कि अगर इधर 1000 है तो इधर भी 1000 ही आना चाहिए, करेक्ट है। तो दोनों साइड का टोटल लेना होता है। इन कैश अकाउंट डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर सिंस बी कैन नॉट पे मोर देन व्हाट इज अवेलेबल विद अस। अब देखो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है अपने आप में कि कैश बुक का जो कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, या कैश अकाउंट डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा क्यों होगा, डेबिट साइड ऑलवेज मोर क्यों होगा। क्योंकि देखो तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपये हैं तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा कर सकते हो, 100 ही रुपये खर्चा कर सकते हो, तुम कभी 110 रुपये नहीं खर्चा कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब जेब में 100 रुपये तो 110 कहाँ से खर्चा कर दोगे, ओके। तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, जो पैसा आया है वो डेबिट साइड में रहेगा, जो पैसा गया है वो क्रेडिट साइड में रहेगा। अब सोचो डेबिट अगर आया 100 रुपये है तो जाएगा कितना भाई, 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। अगर उससे कम गया मान लो 90 तो हमारा डेबिट साइड बड़ा ही रहेगा, ठीक है, या तो बराबर हो जाएगा दोनों, या तो डेबिट साइड बड़ा ही रहेगा, ओके। यानी कि जितना पैसा तुम्हारे पास है वो हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे आपके अकाउंट का बैलेंस हमेशा कैसा रहता है, अगर आपने कोई लोन वगैरह और ओवरड्राफ्ट ना करवाया हो तो हमेशा आपका अकाउंट बैलेंस 50,000 क्रेडिट में दिखाता है, 1 लाख क्रेडिट में दिखाता है ना। क्यों? क्योंकि आपके खाते में इतना पैसा मौजूद है, 50,000 मौजूद है। उसी तरीके से कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का हमेशा बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ओके। दस दिस बैलेंस विल बी कॉल्ड द डेबिट बैलेंस एंड टू क्लोज द अकाउंट इट विल बी एंटर्ड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक बाई पुटिंग द वर्ड बाई क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन। इसको क्या लिखा जाएगा, बाई क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन, या इसे ही बाई बैलेंस CD भी लिखा जाता है, कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब अगले पेज पर अगले दिन अगली डेट को ले जाया जाएगा। कैरीड डाउन मतलब अगली डेट पर हम इसे उठा करके ले जाएंगे। तो बाई बैलेंस CD यानी कि हम इसे कैरी डाउन करेंगे अगली डेट के लिए, ठीक। उसके बाद में दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द डेबिट साइड ऑन द नेक्स्ट डे। अगले दिन इसको डेबिट साइड में लाएंगे और वहां पर लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस बाट फॉरवर्ड, या इसी को टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड BFV लिखा जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसे बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सोचो कि जैसे हमारा ये डेबिट साइड है कैश बुक का और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टोटल किया तो डेबिट साइड में हमें पता चलता है कि 1000 रुपये हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जब हम टोटल करते हैं तो मान लो इसमें आता है 800 रुपये, ठीक है। कितना आता है, 800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाई बैलेंस कैरीड डाउन में 200 रुपये लिख देंगे, ठीक है। अब जो 200 लिख दोगे तो ये भी 1000 रुपये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1000 रुपये। बात समझे, यानी ये बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तुम्हारे पास भाई जो है थे कितने, आपके पास थे 1000 रुपये, ठीक है। उसमें से खर्चा कितने हो गए, 800 रुपये खर्चा हो गए, तो बचे कितने सर, आपके पास बचे कितने, 200 रुपये बचे। वही 200 रुपये यहाँ बाई बैलेंस CD के रूप में लिखा गया। देखो मैंने जोड़ा, इधर 1000 आया, इधर जोड़ने पर 800 आया, इधर जोड़ने पर मैंने जब जोड़ा था तो कितना आया था, 800 रुपीज़। इसका मतलब 1000 था मेरे पास, 800 खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 200 रुपये। तो वही 200 रुपये बाई बैलेंस कैरी डाउन 200 रुपये लिख दिया यहाँ, और यहाँ पर भी 1000 बना दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। अब जब 1000 रुपये उधर बना दिया, अब ये जो बाई बैलेंस CD, इसका मतलब हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 200 रुपये नगद अभी बचा हुआ है। तो अगले दिन जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे
डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 200 रुपये, ब्रॉड फॉरवर्ड 200 रुपीज़, ये ऐसे एंट्री करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर किस साइड में था, ये क्रेडिट साइड में था। अगले दिन जब हम आते हैं, अगले दिन तो देखो 200 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। तो इसलिए हमने लिखा बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 200 रुपये, यानी कि पिछले दिन का सारा खर्चा करके 1000 रुपये थे मेरे पास में, उसमें से 800 रुपये खर्चा करके जो 200 रुपये मेरे पास बचे हैं वो श्रीमान यहाँ उपलब्ध हैं आज की डेट में। 200 रुपये आपके पास बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना बैलेंस हम वहाँ से लेकर आए, सर पिछले कल से हम 200 रुपये लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है, कितना बैलेंस हमारे पास बचा है जो आगे जाएगा, कैरी डाउन कर पाएंगे, अगले दिन ले जा सकते हैं। सर 200 रुपये अगले दिन हम इसे ले जा सकते हैं। यहाँ बता रहा है कि हाँ भाई 200 रुपये हम लेकर चले आए हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी और समझाई गई है इन दोनों लाइनों में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। अब इन केस ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, अब छोटे ट्रेडर हैं तो हो सकता है डेली बेसिस पर जो है कैश बुक में बी बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ मंथ। अब सोचिए कि अगर आपकी महीने की 150 ट्रांजेक्शन है तो महीने के आखिरी में आप इसकी बैलेंसिंग का मतलब वही जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना होता है कि इधर 1000 हुआ है, इधर 800 हुआ है। ये काम हम महीने के आखिरी में करते हैं। और अगर बड़ा बिजनेस है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, डेली की 1500 ट्रांजेक्शन हैं, तो उसे डेली बेसिस पर बैलेंसिंग कर ली जाती है और अगले दिन ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक, क्लियर हो गई हैं, ठीक। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और नहीं क्लियर हुई हैं तो इलस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल कॉलम हमें कैश बुक मेंटेन करनी, लिखा हुआ है कि प्रिपेयर करिए सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमें कुछ सर्टेन डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें कैश बुक मेंटेन करनी सिंगल कॉलम वाली। ध्यान दीजिएगा, हमें कैसी मेंटेन करनी, सिंगल कॉलम वाली। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर सिंगल कॉलम का करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो हमें कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन दे रखी है। कैश इन हैंड है 1 अप्रैल को, कैश सेल्स है, डिपॉजिटेड कैश, पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनकी जो है हमें एंट्री करनी है। कहाँ पर एंट्री करनी है, कैश बुक में, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक है तो एक एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे 1 अप्रैल को कैश इन हैंड है, हमारे पास नगद कितना है, अगर है ना, यानी कि हमारे पास शुरुआत में जब 1 तारीख आई तो हमारे पास कितना पैसा था, ठीक है। तो यानी एक तरीके का फ्रेंड्स ये बैलेंस है, क्या है, हमारे पास 25,000 रुपये का बैलेंस है। तो अगर हम इसको जो है मैं करके दिखाऊं आपको, तो ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है फ्रेंड्स, ओके। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए मैं ज़रा ट्रांजेक्शन आपको बताता चलता हूँ। तो कैश इन हैंड हमारे पास 25,000 रुपये का है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा डेबिट साइड है, ओके, और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ओके। वही जो भी हमारा लिखा हुआ था, मतलब कहने का डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 25,000 रुपये का जो बैलेंस है वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में, पहला सवाल। तो ध्यान दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हमारे पास 25,000 रुपये है, इसका मतलब बिजनेस में 25,000 रुपये आया है या है, ऐसे समझ लीजिए। तो वो जो है आपका किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, जो है 25,000 रुपये डेबिट साइड में, किस में आ जाएगा, 25K लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझने के लिए, ठीक है। 25,000 रुपये लिख दिए। और किस तारीख की बात है ये, तो ये बात है फ्रेंड्स हमारी 1 अप्रैल की। तो यहाँ पर 1 अप्रैल लिख देंगे, ठीक है। 1 अप्रैल पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, तो वही जो हमारी बात हुई थी, 2 बैल CD, नहीं ब्रॉड फॉरवर्ड होगा फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि हम लेकर आए हैं तो इसलिए ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। तो 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लेजर फोलियो में जो भी है हमारा वो लेजर फोलियो में लिख देंगे फ्रेंड्स, ओके। तो 25,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अब अगर हम दूसरी ट्रांजेक्शन पर आएँ तो दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा है, हमने क्या किया हुआ है, कैश की सेल करी हुई है 2,20,000 रुपये की। कितने की, 2,20,000 रुपये की कैश सेल करी हुई है। तो अब देखो कैश में बेचा है, तो यानी कि कैश बिजनेस में आया होगा कि कैश बिजनेस से गया होगा। अगर हमने बेचा है तो कैश हमारे पास आया होगा, ठीक है।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। इसका मतलब हमें इसे डेबिट साइड में लिखना होगा। फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, इसको हमें कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना होगा। डेबिट साइड में 2 लगाते हैं, किस वजह से आया हुआ है, टू सेल्स। किस वजह से आया हुआ है, टू सेल्स। सेल्स की वजह से आया है, कितना आया हुआ है, 2,20,000 रुपये। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कितनी तारीख को, 2 अप्रैल को, ठीक है। तो हमारी एंट्री यही हो जाएगी कि भाई 2 अप्रैल को, देखिए हम 2 अप्रैल को, ठीक है, एक मिनट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स। सेल्स की वजह से हमारे पास कितना आया हुआ है, 2,20,000 रुपये। 220K लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके, अपने समझने में हो जाएगा, लेजर फोलियो जो भी हो। तो सेल्स की वजह से हमारे पास 2,20,000 रुपये आ गए हैं, ठीक है। ये दूसरी एंट्री हो गई। इसी तरीके से अगर हम तीसरी एंट्री की तरफ जाएं, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन यही सबसे बेस्ट तरीका है, वरना मैं आपको चाहूँ तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं ऐसे दिखा दूँ, बट ऐसे देख करके ना उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम एक एक ट्रांजैक्शन को लें और उस पर विचार करते हुए काम करें, ठीक है। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, 3 अप्रैल को क्या होता है हमारे साथ में, 3 अप्रैल को, यहाँ डेट डाल देता हूँ, 3 अप्रैल को हमने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो अब सोचो कि बिजनेस में कैश आया कि गया, सवाल ये है, बिजनेस में कैश आया या गया, 2 लाख रुपए। तो फ्रेंड देखो, कैश बिजनेस से लोगे और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दोगे, यानी बिजनेस से कैश गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। किसे, कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि भाई देखो कैश क्या है, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, हम अपने बैंक अकाउंट में हमने कैश जमा किया। कहाँ से लाए कैश, बिजनेस से लाए। बिजनेस से कैश, इसका मतलब गया, हमारे बिजनेस से कैश हम 2 लाख ले गए और बैंक में जमा कराए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है, जो पेमेंट है, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में फंडा होता है बाई, किस वजह से जा रहा है, बाई बैंक अकाउंट। किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। तो बाई बैंक अकाउंट, 3 अप्रैल की बात है, बाई बैंक अकाउंट ये हुआ है, और कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। बस यही एंट्री वहां पर हमें करनी होगी। बात समझ में आई क्या मैं कह रहा हूं, देखिए देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन आए तो हमारा कितनी तारीख की बात थी फ्रेंड्स, ये 3 अप्रैल की, ठीक है, ये बात है, हाँ 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को क्या किया हमने, बैंक में डिपॉजिट किया। तो जो बैंक में जमा करेंगे तो बाई, फ्रेंड्स बाई बैंक लिखेंगे। क्या करेंगे, बाई बैंक लिखेंगे। उसका कितने अमाउंट की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हमारा जो अमाउंट है फ्रेंड्स वो 2 लाख रुपीज़ है। कितना है हमारा, 2 लाख, यानी 200K अपन लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं, 200K, ठीक है। तो ये देखो 3 अप्रैल को। अब देखो यहाँ 1 अप्रैल 2 अप्रैल लिखा था, 3 अप्रैल हमारी क्रेडिट में पहली ट्रांजेक्शन अगर 3 अप्रैल की यहाँ पर आती तो हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 1 2 यहाँ लिखा तो 3 अप्रैल यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से 3 अप्रैल हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो जाती है बात, पहली बात कि हम इधर लिखते हुए चले गए, यहाँ भी शुरू से लिखते हुए आएंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ 10 एंट्री हो गई, वहाँ 2 ही एंट्री, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो बाई बैंक 200 मतलब 200K, यानी कि 2 लाख रुपए हमने जमा कर दिया। तो ये फ्रेंड्स हमारी तीसरी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखें आप, 3 ही अप्रैल को एक और इवेंट हुई है। 3 अप्रैल को फ्रेंड्स इशूड चेक टू क्रेडिटर ऑफ 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100, ठीक है। तो देखो पहली चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि हमारा डिस्काउंट से कोई एज सच लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ कैश से मतलब है। सिंगल कॉलम है तो हमें सिर्फ कैश से मतलब है। अगर डबल कॉलम होती और कैश और डिस्काउंट वाली होती तब हम इस डिस्काउंट को कंसीडर करते, अदरवाइज हम सिर्फ कैश देखेंगे। तो पहली चीज ये बताओ कि क्या इस पूरी ट्रांजेक्शन में कहीं कैश का कुछ लेन देन हुआ है। तो हमने क्या किया, एक चेक इशू किया है अपने क्रेडिटर को 49,900 रुपए का, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100, यानी कि हमने 49,900 का चेक इशू किया है और 3,100 रुपए का डिस्काउंट हमने काट लिया है। तो 00 53,000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन था जिसमें से हमने 49,900 का चेक दे दिया। तो चेक क्या कैश है, नहीं, चेक हमारा बैंक है। व्हाट इज दिस,
ये फ्रेंड्स बैंक है, ये कैश नहीं है, तो हमारा कंसर्न नहीं है, डिस्काउंट भी हमारा कंसर्न नहीं है। तो क्या होगा सर इस एंट्री का? सर कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। हम अपनी कैश बुक में इस एंट्री का जिक्र नहीं करेंगे। सर चल जाएगा काम? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए कैश बुक में सिर्फ कैश वाले काम निपटाए जाते हैं, बाकी किसी काम की बात की ही नहीं जाती। अब यहाँ चूंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ बैंक और डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे में इस एंट्री को हम छोड़ देंगे, यहीं पर हम कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, आ जाइए 4 अप्रैल पर। 4 अप्रैल की बात करते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे? 4 अप्रैल लिख देंगे, उसके बाद में 4 अप्रैल 2024। यहाँ पर वेजेस पेड इन कैश, हमने क्या किया है? कैश में वेजेस पे किए हैं, यानी कि मजदूरी पे की है। 4 अप्रैल को हमने मजदूरी पे की है। तो बताओ कैश आया बिजनेस में कि कैश गया बिजनेस से? वेजेस पेड, हमने कैश पे किया होगा। वेजेस पेड ना, मजदूरी दी, यानी बिजनेस से कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में जाएगा। बाई लगेगा क्रेडिट साइड में, किस वजह से गया? वेजेस अकाउंट की वजह से। किसकी वजह से गया? बाई वेजेस अकाउंट। कितना गया? जो भी हमने पे किया हो, 22,500। बस ये 3 ही चीज़ें होती हैं, किस डेट को, किस वजह से और कितना रुपया। तो बस अब आ जाइए यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बात आ गई है 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को क्या हुआ है? बाई वेजेस, वेजेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ बाई बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, तो वहाँ बाई वेजेस अकाउंट लिख दिया। कितना फ्रेंड्स हमारा कितना पैसा गया यहाँ पे? यहाँ पे हमारा गया था 22,500 है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा। ठीक है, 22,500 रुपये गया। हाँ, 22,500 रुपये। ठीक है, तो बस इसकी एंट्री हो गई। तो हमने देखो 4 एंट्रियाँ आपको करवा के दिखाई एकदम सॉलिडली, है ना। आप अच्छे से सोच पाओ ऐसी व्यवस्था के साथ में। तो होप है कि अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। फिर भी 1-2 ट्रांजेक्शन में आपको और करवा देता हूँ ताकि क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब कैश सेल्स हुई है, 4 अप्रैल को ही कैश की सेल हुई है। अब कैश में कुछ बेचा है तो बिजनेस में पैसा आएगा, कैश में बेचोगे तो पैसा आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये डेबिट साइड की एंट्री है। डेबिट साइड में 2 लगता है, किस वजह से आया है? 2 सेल्स, सेल्स की वजह से पैसा आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 1,80,000। तो बस कुछ मत करिए, डेबिट साइड में जाइए, 4 अप्रैल की डेट डालिए, 2 सेल्स 1,80,000 रुपये लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो बस यही चीज़ यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो बस वही देखिए 4 अप्रैल की बात होगी। उसके बाद में अगेन यहाँ पर फिर से 2 सेल्स, किस वजह से ये सारा काम हुआ? सेल्स की वजह से हुआ। और उसके बाद में कितना अमाउंट जो है 1,80,000 है मेरे ख्याल से, 1,80,000। ठीक, इसकी वजह से ये काम हुआ है। बस देखो फिर से एक एंट्री बन गई हमारी। बस ये मतलब कैश बुक में फिर क्या फंसा? क्या आपको बात समझ में आई? कैश बुक में एंट्री मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये देखना है भाई कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। बस सिर्फ इतना ही माजरा है। अगर तुम्हें डेबिट पता चल गया तो 2 लगा देना, अगर तुम्हें क्रेडिट पता चल गया तो बाई लगा देना, बस बात खत्म हो गई। सिर्फ इतना ही खेल है बाबू, और कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूं कि आपको सीधे जो है वो टेबल में ले चल के दिखाते हैं। अब यहां नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया? यहां तक हम समझ गए। अब 7 अप्रैल की बात आई। 7 अप्रैल को हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। कॉपी और पेन रखिए और खुद से इसको प्रयास करिए। अब थोड़ा समझ आ गई है, खुद से प्रयास करिए, 1-2 मिनट दीजिए, फिर आप देखिए कि आप क्या गलत सोचते हैं, क्या सही सोचते हैं, सही सोच पाए या नहीं सोच पाए। ओके, तो हमने क्या किया, 7 अप्रैल की बात आई, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो चलो ठीक है, 7 अप्रैल की डेट डाल दीजिए। हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, डिपॉजिट किया कैश बैंक में, इसका मतलब बिजनेस में कैश आया कि गया? अगर बैंक से विड्रॉल करके लाते तो बैंक के पास आता, सॉरी बिजनेस में आता, लेकिन डिपॉजिट करने गए तो हम दे आए। ठीक है, तो डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि कैश हमारे पास से चला गया, कैश हमारे बिजनेस से चला गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे? 1,50,000 से करेंगे। और चूंकि क्रेडिट साइड में है तो बाई किसकी वजह से गया? तो बाई बैंक अकाउंट, बैंक में जमा होने की वजह से गया है। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल की डेट पड़ेगी, बाई बैंक अकाउंट 1,50,000 किधर की तरफ में? क्रेडिट साइड में। तो देखिए मैं यहीं अब आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ इतनी मेहनत करी थी।
अब आपको ये मायने समझ में आ रहे होंगे कि हाँ ये एंट्री सर ने कैसे करी है। देखो यही एंट्री मैं वहाँ लिखता आपको, है ना। तो 7 अप्रैल की बात है, बाई बैंक अकाउंट ये हुआ है कितना, 1.5 लाख रुपए। क्यों इधर लिखा, क्योंकि मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको उधर एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिजनेस से कैश ले गए और बैंक में जमा कराए। बिजनेस से कैश उठाए 2 लाख ले जाकर के, या 1.5 लाख उठाए और ले जाकर के बैंक में जमा कराए, तो बिजनेस से कैश गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट है हमारा, तो गया तो क्रेडिट हो गया, तो इसलिए 1.5 लाख रुपए की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है, आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। पेड 9 अप्रैल की बात आती है, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट दियर बिल नंबर 20 ऑन गुड्स सोल्ड। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने भाई कोई सामान बेचा था, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर है उसको जो है हमने 4,500 रुपये पे किए। तो ये क्या है, कैरिज आउटवर्ड है। अगर कोई सामान फैक्ट्री तक लाते हैं तो कैरिज इनवर्ड होता है, फैक्ट्री से बाहर भेजते हैं तो कैरिज आउटवर्ड होता है। तो ये कैरिज आउटवर्ड अकाउंट की वजह से 9 अप्रैल की डेट डाल दीजिए। 9 अप्रैल की डेट हमने डाली। अब देखिए 4,500 रुपये, क्या बिजनेस में आया है 4,500 रुपये या बिजनेस से गया है? क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टर को पे किया तो हमारे पास से गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। तो इसका मतलब हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ क्रेडिट में बाई लगता है। बाई क्या, चूंकि हमने क्या पे किया है, ट्रांसपोर्टर को चार्ज पे किया, तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, कैरिज आउटवर्ड अकाउंट। तो 9 अप्रैल को बाई कैरिज आउटवर्ड अकाउंट की वजह से 4,500 रुपये की एक क्रेडिट की एंट्री बन जाएगी। वही देखिए यहाँ पर बनी हुई है, 9 अप्रैल की डेट है। किस वजह से हुई है, बाई कैरिज आउटवर्ड। किसकी वजह से हुआ है, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, अगर सामान लाने के लिए हम देते तो कैरिज इनवर्ड करते। ठीक, 4,500 रुपये की एंट्री यहाँ पर हो गई 9 अप्रैल की। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अगले 20 अप्रैल आ गई। 9 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को पहुंचे हम, पेड कैश फॉर रिपेयर्स। अब हमने रिपेयर के लिए कैश पे किया, कितना, 2,000 रुपये। कैश आया कि कैश गया, सर ऑब्वियसली 2,000 देंगे तो गया, तो क्रेडिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी जेब से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट में फ्रेंड्स बाई का फंडा लगता है, बाई क्या, रिपेयर अकाउंट, बाई रिपेयर अकाउंट। बस हो गया। 20 अप्रैल की डेट डाल दीजिए, क्रेडिट साइड में बाई रिपेयर अकाउंट लिख दीजिए, कितने रुपए से क्रेडिट कर दीजिए, 2,000 रुपये से क्रेडिट मार दीजिए। देखिए वही काम यहाँ पर हुआ है, 20 अप्रैल बाई रिपेयर अकाउंट 2,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट डेट आती है 21 अप्रैल की, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC एंड कंपनी। हमने क्या किया, 15,000 रुपये का सामान क्रेडिट पर खरीद लिया। अपने आप से पूछिए, क्या ये कैश बुक में जाएगा? नहीं जाएगा सर। अरे कैसे जाएगा सर, सोचो ना, क्रेडिट पर है, उधारी पर है साहब। हमने नगद खरीदा होता तो ये जाता हमारी कैश बुक में, क्योंकि हमने उधारी पर खरीदा है तो भले ही ये एंट्री है। ये एंट्री नहीं, ऐसी 10 एंट्रियां और लिखी हूं, आप इसमें से किसी भी एंट्री को कैश बुक में नहीं ले जा सकते, सीधे छोड़ दीजिए। अटपटा लगता होगा कि सर ऐसे एंट्री लिखी हुई छोड़ दें। हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए सर, क्योंकि हमारी कैश बुक में हम सिर्फ कैश में डील करते हैं और यहाँ हम कोई कैश की डीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट पर डील हो गई तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एंट्री 21 अप्रैल वाली ऐसे ही छोड़ दी जाएगी, हम इसका कुछ नहीं करने वाले। आगे बढ़ जाइए 28 अप्रैल को, पेड कैश। हाँ कैश की बात हुई है, पेड कैश टू सुनील। हमने सुनील को कैश पे किया है, जो कि एक क्रेडिटर है, वो एक क्रेडिटर है, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500। ठीक है, तो हमने सुनील को कैश पे किया है कितना, 9,500, जिसमें हमने 500 रुपए का डिस्काउंट काट लिया है आफ्टर डिडक्टिंग, यानी डिस्काउंट काट के 9,500 दिया है। देखो यानी 10,000 रुपए का कोई सौदा रहा होगा, उसमें से 500 रुपए का डिस्काउंट हमने काट लिया और 9,500 रुपए उसको पे कर दिए। तो हमारे कंपनी से कैश कितना गया, 10,000 गया या 9,500 गया? सोचिए, हमारी कंपनी से, हमारी फैक्ट्री से, बिजनेस से कितना कैश गया, 9,500 या 10,000? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क्या है, डिस्काउंट आपको दिया रहेगा। वैसे तो हमारे लिए डिस्काउंट कोई कंसर्न नहीं है, मैंने आपको बताया हमारे लिए सिर्फ कैश है मुद्दा, कि भाई हमने कैश पे किया। लेकिन डिस्काउंट भी कई बार खेल जाता है। देखो हमने क्या किया है, कैश पे किया है सुनील को, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग
डिस्काउंट 500, 500 का डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में 9,500 पे किया है। इसका मतलब 9,500 कैश के रूप में गया हुआ है। ओके, कहीं कहीं पर लैंग्वेज ये थोड़ा सा आफ्टर वगैरह हटाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारा डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मुद्दा हो जाता है कि डिस्काउंट इसमें 9,500 में डिस्काउंट शामिल है कि नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आपको? ओके, तो हमने सुनील को कैश किया, कितना 9,500 रुपए दिए, 10,000 नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट काटने के बाद 9,500 हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? नहीं सर, जा रहा है। तो अगर जा रहा है तो क्रेडिट वाली बात हो जाएगी। बाई किसकी वजह से जा रहा है? भाई सुनील जी की वजह से जा रहा है। कितना जा रहा है? 9,500। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाई सुनील अकाउंट, 28 अप्रैल की बात है, बाई सुनील अकाउंट 9,500 रुपीज़ हमने यहाँ पर यूज कर लिया। फिर आया पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अब देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, वो भी कैश में। अच्छा सोचो ये लिखा होता पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल तो क्या होता फ्रेंड्स? तो भी हम इसे कैश मान लेते। ओके, क्यों कैश मान लेते? क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा है। हमने ध्यान दो ये बात को कि अगर किसी व्यक्ति का नाम का जिक्र होता है तब उसे हम क्रेडिट पर मानते थे, अदरवाइज ये कैश ही रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने कैश में पे किया है 9,000 रुपये का। तो पैसा आया या गया? तो सर पैसा हमारे बिजनेस से गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है क्रेडिट में जाएगा। किसकी वजह से जा रहा है? बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जो भी अकाउंट मेंटेन किया जा रहा हो संस्था में। तो बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 9,000 रुपये 29 अप्रैल को हमने दे दिया। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ये देख लेते हैं। तो देखिए बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 29 अप्रैल को 9,000 रुपये हमने पे कर दिए। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारी कैश बुक की एंट्री। अब सबसे लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की बात आ जाती है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, जो कि एक डेटर है। डेटर का मतलब जो हमको पैसे देने वाला होता है। ठीक है, तो वो हमें पैसे देने वाला था। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2,500। ठीक है, तो हमने क्या किया? महेश से 45,000 रुपीज़ रिसीव किया और उसको ये 45,000 रुपये तब लिए हैं जब उसको हमने 2,500 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है ऑलरेडी। यानी कि हमें उससे एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? तो फ्रेंड्स हमें मिलना चाहिए था 47,500, ये उससे मिलना चाहिए था। लेकिन उसको हमने 2,500 का डिस्काउंट मार दिया कि चलो कोई बात नहीं, 2,500 का डिस्काउंट तुम ले लो और हमको 45,000 रुपये दे दो। तो एक्चुअल में बिजनेस में कितना रुपये आया फ्रेंड्स? केवल 45,000 रुपये आए। कितना कैश कितना आया? 45,000 रुपीज़ आया। अब अगर यही हम वो बनाते, क्या नाम है, डबल कॉलम टेबल बनाते, डबल कॉलम वाली कैश बुक बनाते और उसमें फिर डिस्काउंट को 2,500 को नोट डाउन करते, लेकिन चूंकि हम कैश में डील करते हैं तो हमारे कंसर्न का महज ये 45,000 रुपये है। मैं थोड़ा सा फिर कह रहा हूँ कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब 2,500 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद में 45,000 हमने उससे रिसीव किया है। तो 45,000 ही लेंगे, 47,500 नहीं लेंगे। कभी परिस्थितियाँ बनेंगी, लैंग्वेज ऐसी हो तो थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे आपको कि बिफोर अलाउइंग डिस्काउंट। अब सोचिए कि आफ्टर ना करके हम बिफोर, मैंने कि 2,500 का डिस्काउंट देने के पहले हमने 45,000 रुपये का रिसीव किया है, तो इसका मतलब 45,000 रुपये में से 2,500 रुपये का डिस्काउंट अभी अलाउ करना बाकी है, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पर 45,000 रुपये का कैश आया है कि गया है? तो भाई कैश कलेक्ट किया गया है, यानी कि आया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट में टू का कॉन्सेप्ट चलता है। टू किसकी वजह से आया है? तो फ्रेंड्स महेश की वजह से। टू महेश अकाउंट कितना आया है? 45,000 रुपये आए हुए हैं। ठीक है, किस डेट को आए हुए हैं? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। तो इधर डेबिट साइड में यही एंट्री हम उठा करके कर देंगे। ये देखिए 30 अप्रैल को टू महेश अकाउंट 45,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर ठीक है, तो 45,000 रुपये। अब क्या करिए, इसको जोड़ डालिए पूरा। तो अगर आप ये जोड़ेंगे तो 4,70,000, 4,70,000 रुपये आएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे इधर साइड का, ठीक है, तो ये आपका 3,97,500 रुपीज़ आएगा। 3,97,500 रुपये आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 3,97,500 रुपये आया। तो इधर देखो कितना आ रहा है? 4,70,000 आ रहा है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में 3,97,500 रुपीज़ आ रहा है।
यानी बेसिकली समझो हमारे पास कितने पैसे थे, 4,70,000 रुपये थे। कितना खर्चा हुआ फ्रेंड, 3,97,500 रुपये खर्चा हुआ। कितना बचा, तो अगर इसको इसमें से घटाओगे तो आपके पास 72,500 रुपये बच गया। तो जो 72,500 रुपये बच गए फ्रेंड, उसी को ही बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 72,500 की एक और एंट्री कर दी और इसको इसके बराबर कर लेते हैं। यानी इधर भी 4,70,000 और इधर भी 4,70,000 कर दिया जाता है। नियम यही होता है, मैंने आपको सिखाया और समझाया था कि क्यों बाई बैलेंस CD का मतलब हुआ कि हम कल की डेट में या अगली जो बैलेंस शीट वो बनाएंगे अपनी कैश बुक, तो उसमें इतना कैरी डाउन के तौर पर 72,500 रुपये हम ले करके जाएंगे। ठीक है, कितना ले जाएंगे, 72,500। अब सोचो ये पूरी प्रक्रिया हो गई होती और अगले दिन की हम ये बनाते हैं, ये सारा कुछ गायब है। तो अगले दिन की जब हम कैश बुक बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड अगली डेट में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट 72,500 का अमाउंट आएगा फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर 72,500 का अमाउंट आता है। ये पूरी और बाकी चीज़ें भूल जाइए, मान लीजिए कुछ है ही नहीं, तो अगली जो हम बैलेंस वो बनाते हैं कैश बुक, उस कैश बुक में ये चीज़ हमें दिखानी पड़ती। जैसे मान लो 30 अप्रैल हो गया ना, तो 1 मई की डेट बनती। ठीक है, 1 मई को तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड जो भी लिखना चाहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ, 72,500 रुपये। ये हम एंट्री करते फ्रेंड्स। ओके, डेबिट साइड में क्यों करते, क्योंकि हमारे पास इतना कैश बचा रह गया। सब कुछ होते हुए 72,500 रुपये हमारे पास बचे रह गए थे, वही अगली डेट में ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आएंगे। यही जो 25,000 रुपये शुरू में आपको लिखा था कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, 25,000, तो उसका मतलब यही है कि कैश इन हैंड मतलब 72,500 रुपये जैसे यहाँ बच रहे हैं, वैसे पिछली महीने में हमारे पास जो कैश बचा था वो 25,000 रुपये का बचा था। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। ठीक है, कैश इन हैंड जैसे ये ना, कैश इन हैंड यानी पिछले महीने 31 मार्च को हमारे पास कितना पैसा बचा था, 25,000 रुपये का बचा हुआ था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गई पूरी अपनी कहानी। यहाँ पर मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक आपको पूरी तरह से एकदम डिटेल में जाकर के समझाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई डाउट बनना या बचना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगाइए, उसके बाद में डेबिट या क्रेडिट साइड में जो एंट्री करनी है कर लीजिए। अगर क्रेडिट साइड है तो बाई लगा दीजिए, अगर डेबिट साइड है तो 2 लगा दीजिए। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, कुछ कठिनाई है ही नहीं। ओके, उसके बाद में यहीं पर सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी पूरी कवर हो जाती है। अगले लेक्चर में डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, 2 कॉलम वाली करेंगे और उसमें कम से कम 2 एग्जाम्पल कर लेंगे। 2 एग्जाम्पल करेंगे तब जा करके वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक ऐसी करेंगे जो आपका कैश और डिस्काउंट वाली कर लेंगे और एक कैश और बैंक वाली कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेक्चर थोड़े लंबे हैं, लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ। आप अच्छे से समझते हुए, चीज़ों को डिटेल में समझते हुए, पढ़ते हुए चलिए, ताकि जब आप बुक उठाएं मैकमिलन की तो घबराएं नहीं। ओके, मैकमिलन की बुक उठाने पर घबराएं नहीं। यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है मुझे, मैं ज़रा सा चर्चा कर दूँ। ये कैश और डिस्काउंट वाला जो, जैसे मैंने 2 कॉलम कैश बुक बताई थी, तो कैश और डिस्काउंट होता है। इसमें से मैकमिलन की बुक में आपको कैश और डिस्काउंट वाला ही दिया हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 3 में। जब आप चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो वहाँ पर कैश और बैंक वाला दिया है। चैप्टर नंबर 4 में कैश और बैंक वाला दिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में कैश और डिस्काउंट वाला दिया हुआ है। तो मैं इसको भी करवा दूंगा आपको। ठीक, हम ये भी करेंगे कैश और डिस्काउंट वाली भी, और हम कैश और बैंक वाली दोनों तरीके की जो है डबल कॉलम कैश बुक अगले लेक्चर में करेंगे। और यहीं पर कैश और बैंक में ही कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी यहीं पर समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। होप है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इतनी लेक्चर वगैरह के लिए लाइक वगैरह बनता हो तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।